नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। रुद्रपुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और थोड़ी ही देर में रुद्रपुर जाएंगे। सीएम धामी कार्यकर्ताओं से एक निजी होटल में मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं भी कर सकते हैं सीएम धामी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं से एक निजी होटल में मुलाकात करेंगे सीएम धामी। रुद्रपुर जाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे और इसी के साथ साथ जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। तो उनका रुद्रपुर का ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। रुद्रपुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। रुद्रपुर में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि रुद्रपुर में किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, विकास किस गति से चल रहा है। एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे सीएम पुष्कर धामी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब अगली खबर देहरादून से आपको बता देते हैं। बिजली संकट पर एक्शन में सीएम धामी दिखाई दे रहे हैं। बिजली संकट को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। एक सप्ताह के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बिजली संकट दिखाई देने लगा था, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था और अब इस पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सीएम धामी और इसके लिए एक सप्ताह के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली संकट पर एक्शन में सीएम धामी स्वयं संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने बिजली संकट को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया है और एक राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए। हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। हमने अभी सुदीप जैन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। सुदीप जैन, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों देखा उत्तराखंड में बिजली संकट को देखा गया, लोग काफी ज्यादा परेशान हुए, अब उसको एक्शन में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पत्रकारों से बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो पूरे देश में कोयले आदि के संकट की समस्या के कारण जो ऊर्जा घर है, जहां ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, पावर का क्राइसिस आया है। इसके बाद सरकार ने ये प्लान किया है कि अगले एक हफ्ते के लिए जो ताप घर जो सरकार का क्राइसिस मैनेजमेंट है वो लागू हो गया और सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि किसी भी प्रकार से बिजली की कटौती न होने पाए, बिजली की कमी न होने पाए, क्योंकि राज्य में 4 धाम व पर्यटन सीजन चल रहा है और सरकार इस बात पर भी फोकस्ड है और अगले एक हफ्ते के बाद वो फिर अपना एक प्लान तैयार करेगी ताकि किसी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आने पाए, चाहे उद्योग धंधे हो, कारखाने हो, होटल आदि हो। इसलिए सरकार ने अपना पूरा व्यापक प्लान तैयार किया है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और इसी के साथ साथ अब रुक कर रहे हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पॉक्सो एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल विभाग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मैं इसे किनारे रखता हूं और कहता हूं जो जनहित में सही हो और समस्या मुक्त हो वो काम किया जाना चाहिए। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर तक ये आयोजन ले जाया जाना चाहिए ताकि गांव तक बच्चों को अपने हितों की जानकारी मिले। आपको बता दें कि कार्यशाला में डीजीपी पुलिस महकमे की महिला विवेचक, सब इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा प्रयास बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और निश्चित रूप से इससे एक जागरूकता भी आएगी और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेके
ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग इस ओर जन जागरण चलाते हुए काम करेंगे। बच्चों को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उन सारे डिपार्टमेंट्स को आज यहाँ पर आमंत्रित किया। उनके साथ में कार्यशाला आहूत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिस प्रकार से पोक्सो के तहत में जिन लोगों ने बेहतर काम किया, बच्चों को न्याय दिलाने का काम किया है, उनको सम्मानित भी आज किया गया। तो बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आयोग को इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। मेरा एक अनुरोध मैंने मंच के माध्यम से करा है कि आयोग को अपने इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को जो है न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, जो ग्रामीण स्तर के हमारे बच्चे हैं, वो जान सके कि उनके क्या क्या अधिकार है और किस प्रकार से सरकार उनके साथ में खड़ी है और किस प्रकार से वो अपने अधिकारों को जानते हुए अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसकी ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आ सकते हैं, 3 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं। उत्तराखंड गढ़वाल जाने का भी कार्यक्रम रह सकता है। अपने जिले पौड़ी भी जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा रह सकता है और उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। गढ़वाल जाने का भी कार्यक्रम हो सकता है। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुदीप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आ सकते हैं अपने 3 दिवसीय दौरे पर, इस बात में कितनी सत्यता है? कब ये कार्यक्रम बनने वाला है? देखिए, यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है, पर सूत्र ये बता रहे हैं वो 3, 4, 5 2 दिनों के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं। 3 तारीख को जो उत्तर प्रदेश सरकार का अलकनंदा होटल बनकर हरिद्वार में तैयार हो चुका है, उसका हैंडओवर ले सकते हैं और पुराना जो अलकनंदा है जो उत्तराखंड के हिस्से में आया है, वो उत्तराखंड सरकार को दे सकते हैं। इसके अलावा वो पौड़ी जिले के एक विद्यालय के कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। ये अभी तक सूत्रों की जानकारी है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी सुरक्षा का दायरा है, एक उनका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, उसके मद्देनजर अभी तैयारियां चल रही हैं और चूंकि उनका दौरा है तो इसमें थोड़ी गोपनीयता भी बरती जा रही है। अभी हालांकि आधिकारिक इसकी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो 3 मई से 5 मई तक उत्तराखंड में हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है, एक इस बात की भी संभावना है कि 6 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट भी खुल रहे हैं, तो कहीं वहां जाने का भी तो कार्यक्रम नहीं मुख्यमंत्री का बन रहा है, क्योंकि बीते वर्ष वो कपाट बंद होने के समय आए थे और बर्फबारी के समय उनको थोड़ा फंसना भी पड़ गया था। उस समय से नहीं निकल पाए थे क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी हो गई थी। पर अब देखना होगा जब तक कार्यक्रम विधिवत रूप से जारी नहीं होता। लेकिन ये एक सूचना जरूर है, ब्यूरोक्रेसी में इस बात की चर्चा है किस तरीके का प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुड़की में धर्म संसद के आयोजन पर रोक लग गई है। डाडा जलालपुर के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। डाडा जलालपुर सहित टोडा एहत माल में पुलिस ने डाडा डेरा छावनी में तब्दील हुआ है कृष्ण प्रणामी गौ सेवा धाम। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। शोभा यात्रा में बवाल मामले में आज धर्म संसद होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है ताकि माहौल न बिगड़े। तो ये बड़ी तारे हैं। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान भगवानपुर के डाडा जलालपुर में हुए बवाल के बाद आज जो हरिद्वार जिले के संत है उन्होंने एक महापंचायत बुलाई थी, जिसमें महापंचायत में उन्होंने एक धर्म संसद की बात कही थी, जिसको लेकर के डाडा जलालपुर के अंदर 5 टीमें वहाँ पर लगा दी गई थी, पीएससी तैनात कर दी गई थी। जिसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी जो है एक छावनी में तब्दील पूरा डाडा जलालपुर हो रखा है। तो वहीं मैं मौजूद हूँ इस वक्त टोडा एहतमाल के अंदर, जहाँ पर श्री कृष्ण परिणामी गौ सेवा धाम प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर जो यहाँ पर महाराज हैं उन्होंने भी महापंचायत में जाने का जो है आह्वान किया था, जिसको लेकर के यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया था और यहाँ पर जो संत है उनको यहाँ पर नज़रबंद किया गया है। बताया गया है कि जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है, यहाँ पर चार लोगों को यहाँ पर जो है नज़रबंद किया गया है। और इससे पहले भी कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। उसके पहले अगर बात करें तो कल
6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो 6 संत थे उनको डाडा जलालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो उत्तराखंड पुलिस है वो तत्पर है, यहाँ पर जो अपनी सेवा में डटे हुए हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर जो आना जाना भी बंद किया गया है, सभी का आना जाना यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और जो अंदर है यहाँ पर मौजूदा जो अधिकारी है यहाँ पर एसपी क्राइम और रुड़की सीओ अंदर मौजूद है, और जो यहाँ पर संत है उनको अंदर ही बंद किया हुआ है। कहा गया है कि उन्होंने की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जिससे कि कोई हेट स्पीच वाला मामला दोबारा से हरिद्वार जिले से ना जा सके। अब देखना होगा जिस तरह से पुलिस ने बिल्कुल छावनी में तब्दील किया हुआ है टोडा एतमाल और डाडा जलालपुर भगवानपुर को, तो अब देखना होगा जो आज आहन किया गया था महापंचायत बुलाने का और जो धर्म संसद की बात कही गई थी उस पर कितना रोक उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड प्रशासन जो लगा सकता है। मैं सुनील पटेल, न्यूज़ ऑन इंडिया। सुनील पटेल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। सुनील पटेल, ये धर्म संसद होनी थी, इस पर वक्त रहते ही रोक लगा दिया गया ताकि माहौल ना बिगड़े। अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से आज धर्म संसद की जो बात कही गई थी, महापंचायत बुलाने की जो जिला हरिद्वार के अंदर बात की गई थी, उसको लेकर के आज एक बहुत ही जो मुस्तैदी है वो प्रशासन ने एसएसपी हरिद्वार ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी कि कल धर्म संसद महापंचायत की जो आहन किया गया है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया था, जिसके बाद जो हरिद्वार जिला प्रशासन जो है वो मुस्तैद हो गया था। तो वहीं बात की जाए तो जो हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जो यात्रा निकाली जा रही थी उस पर जो बवाल हुआ था, उसी को देखते हुए ये जो पूरा मामला था वो गरमाया हुआ था। तो उसी को लेकर के आज ये महापंचायत और धर्म संसद की बात कही गई थी, जिसको लेकर के हरिद्वार जिला प्रशासन जो है मुस्तैद है। वहीं मैं आपको बता दूं, जहां डाडा जलालपुर में यह पूरा बवाल हुआ था, उसके बाद टोडा एहतमाल के अंदर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर श्री कृष्ण परिणामी गौ सेवा धाम प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर जो रुड़की का जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है यहाँ पर तैनात किया गया है सुबह से, क्योंकि यहाँ पर जो महाराज जी थे उनका यहाँ से उनका जाना था। यहाँ पर और भी महाराज उनके पास आ रखे, साधु संत जो आ रखे थे वो यहाँ से डाडा जलालपुर जाने की तैयारी में थे, तो जिसको लेकर के यहाँ पर जो पूरा पुलिस प्रशासन जो तैनात कर दिया गया था। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा पुलिस फिलहाल भी यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर फिलहाल मुस्तैद है। आप ये तमाम तस्वीरें रिकॉर्ड करते रहिए और इन तमाम तस्वीरों को हम तक जरूर भेजिएगा, जरूर हम जनता को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप तमाम इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में गर्मी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 30 साल में सबसे ज्यादा तपिश अप्रैल महीने में देखने को मिल रही है। 29 अप्रैल तक प्रदेश में गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने की आशंका है। इधर मौसम विभाग ने वनाग्नि की घटनाओं को लेकर के भी अलर्ट कर दिया है। तो 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है और गर्मी ताबड़तोड़ बरस रही है। 29 अप्रैल तक प्रदेश में गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर उत्तराखंड में वनाग्नि की अभी तक 1216 घटना 12 घंटों में सामने आ गई हैं। 12 घंटों में वनाग्नि की 124 घटनाएं सामने आई हैं। राजाजी पार्क का 40 हेक्टेयर जंगल भी जल करके खाक हो गया है। वनाग्नि की घटना को रोकना वन विभाग के लिए चुनौती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश में निजी कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल गंगा आरती में भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में हंगरी की एक महिला जिसने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की मदद की और उनको बहुत सी सुविधाएं भी दी और 6400 छात्रों को उनके घर सकुशल पहुंचाने में उनकी मदद की और यूक्रेन से भी बाहर निकाला। गंगा आरती के मौके पर उनका सम्मान किया गया और कैबिनेट मंत्री ने उनका धन्यवाद किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर अनिल को हमारे मैं निवेदन करूंगा श्रीमती कार्मिक मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से कि आप जो हमारे बहन मनोज इन्होंने हमारे यूक्रेन में फंसे भारत के नागरिकों को बाहर निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे 6500 लोगों को उन्होंने बाहर निकाला है और आज उनको हमने यहाँ सम्मानित किया, उनका धन्यवाद किया। उनको जिस प्रकार से उन्होंने हमारे भारत के एक एक व्यक्ति को बाहर निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई, निश्चित रूप से हमें बड़ा गर्व है उनके ऊपर।
और एक प्रेरणा भी देता है तमाम लोगों के लिए कि हम फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और यूक्रेन के लिए वैसे तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अहम भूमिका भी निभाई है। अनेकों जो लोग लगभग 20,000 की संख्या छात्र छात्राओं ने या नागरिकों की रही है, उनको निकालने में काम किया। लेकिन हंगरी में भी हंगरी के भी इस महिला ने जिस प्रकार से एक मतलब विदेशी महिला होने के बावजूद हमारे देश के नागरिकों का सहयोग किया, मैं इनका बहुत धन्यवाद भी कर रहा हूँ और उनको बधाई दे रहा हूँ जिन्होंने हमारे। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। मल्टीपर्पज गोदाम में आग लगी है। प्राइवेट कंपनियों के मल्टीपर्पज गोदाम में आग लगी है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मियांवाला फ्लाईओवर चौक की पूरी घटना बताई जा रही है और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि आग को काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी हालांकि मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन आग काफी ज्यादा भीषण थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और इसी के साथ साथ तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाजपुर नगरपालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और इस दौरान नगरपालिका की टीम ने सड़क किनारे लगे फ्लैग्स को उखाड़ दिया है और कब्जे में ले लिया है। नगरपालिका के द्वारा चलाए गए अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बाजपुर नगरपालिका टीम द्वारा क्षेत्र में मुनादी कर लोगों से अतिक्रमण को हटाने की अपील भी की गई थी, लेकिन नगरपालिका की अपील के बाद भी व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके चलते नगरपालिका के अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने सड़क किनारे व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया है। जी, अतिक्रमण अभियान हमारा पिछले हफ्ते से चल रहा है। आज चूँकि आज हमें फोर्स मिल नहीं पाई, फोर्स कहीं व्यस्त थी, नहीं तो एसडीएम साहब और पुलिस को भी आना था, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात हुई थी। लेकिन आज हमने फिर जब फोर्स नहीं थी तो ये लगा कि आज चेतावनी दे देते हैं लोगों को जिन्होंने सड़क पे सामान रखा हुआ है और चलने के लिए बिल्कुल भी सड़क नहीं बची हुई, रोड तक लोगों ने सामान रखा रहा। कम से कम लोगों के आने जाने का और साथ में रहने का रास्ता तो छोड़ना चाहिए। इसलिए आज हमने ये कहा कि भैया सामान जो है आप अपने जहाँ तक आपकी दुकान है वहाँ तक आप सामान रखो, उससे बाहर जो है लोगों को आने जाने के लिए रास्ता। लालकुआ वार्ड नंबर 2 निवासी किराना व्यापारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने पति और ससुर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, वहीं पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा भी कर लिए हैं। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस संबंध में क्योंकि संज्ञेय अपराध की एक एप्लीकेशन दी गई थी, इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया तथा जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। कि जो घटनास्थल का निरीक्षण तथा एफएसएल टीम द्वारा जो भी इनपुट आते हैं उसके हिसाब से विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। उसकी शाम को फ़ोन आया था, वो भी हमारे पास नहीं आया था, फ़ोन भी मेरे भाई के पास आया था। उन्होंने ये कहा कि उसने कुछ खा लिया है और हम उसको डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। लेकिन जो है लाल कुआं उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर ने, अब हम हल्द्वानी लेके जा रहे हैं। मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ठीक है, अपने लोग हल्द्वानी चलते हैं। थोड़ी देर में ही खबर आ गई कि वो तो नहीं रही। मैंने आनंद को पूछा, मैंने कहा आनंद ये क्या हुआ? कह रहे वो नहीं रही। इसके जीआईजी ने उसको फ़ोन करा कि आप ऐसा करो वहीं रुको। मीनू कहाँ है? बोले वो तो पोस्टमार्टम हाउस चली गई। तो ये बोले कि आप वहीं रुको, हम 1 घंटे में हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, फिर बात करते हैं जो भी होती है। तो बोले नहीं जी मैं तो नहीं रुक रहा यहाँ पे, मैं तो लाल कुआं जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, तुम्हारी बीबी थी, तुम वहाँ रुको, हम आके बात करते हैं, ऐसे कोई छोड़ के चला जाता है? बोले नहीं जी आप ना लाल कुआं आ जाओ, आपको भी हल्द्वानी आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम लाल कुआं जा, हमारे कहने पर भी वो अपनी वाइफ के पास रुकने को तैयार नहीं हुए, लाल कुआं चले गए। हमें पूरा विश्वास है कि उसको ज़बरदस्ती जहर दिया गया। करीबी क्या हुआ वो हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। लेकिन जो है अगले दिन हम सवेरे जो है फिर हल्द्वानी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहां हमने जाकर देखा तो हमारी बहन की बॉडी नीली और काली हुई बॉडी उनके हॉस्पिटल में अंदर रखी थी, जिससे ये प्रतीत होता था हमें कि इनको जहर दे करके मारा गया है। और उनके यहाँ अक्सर एक उनकी बहन भी आई हुई थी अर्चना, और उनकी माताजी, ये दोनों उस टाइम घर पे मौजूद थे। और इनका आपस में किसी न किसी बात पर अक्सर विवाद होता रहता था, झगड़ा होता रहता है कि जो है
उसी झगड़े को देखते हुए हमें तो ये पूरा एहसास है कि इन्होंने हमारी बहन को जहर। भले ही उत्तराखंड राज्य बने 21 साल पूरे हो गए हों, लेकिन उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और ऐसा ही एक मामला आज भीमताल विधानसभा के मलू आताल से सामने आया, जहां पिछले कई दिनों से बीमार युवक को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बीमार युवक को चारपाई पर बिठाकर मोटर मार्ग तक पहुंचाया गया, जहां से बीमार युवक को गाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी की यातायात व्यवस्था को लेकर मसूरी कोतवाल को ज्ञापन देकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मसूरी नगर पालिका क्षेत्र का सर्वे कर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत मसूरी में कई मांगों को लेकर सुझाव दिए गए हैं। वहीं मसूरी के सबसे पुराने बाजार लंढौर क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात दिलाने की भी सुझाव दिए गए हैं। पर्यटन सीजन अब शुरू हो चुका है और हमारी संस्था द्वारा एक छोटा सर्वे करा गया दुकानदारों के साथ बैठ के। इसमें निर्णय लिया गया कि मसूरी में अगर एक मार्ग की व्यवस्था सुचारू रूप से चलिए तो कहीं भी ट्रैफिक जाम ना हो, पर्यटकों को असुविधा ना हो, स्थानीय निवासी परेशान ना हो। और इस संबंध में आज हमने कोतवाल सर के साथ एक मीटिंग करी, अपने सुझाव दिए और उन्होंने इन सुझावों को बड़े ही अच्छे मन से लिया और हमें सुनिश्चित किया कि इन मार्गों की एक एकल व्यवस्था जल्द करी जाएगी और आने वाले सीजन में मसूरी में जाम की समस्या से निजात पाई जाएगा। मसूरी ट्रेडर्स यूनियन वेलफेयर यूनियन द्वारा यातायात व्यवस्था के संबंध में कुछ वन वे प्लान्स के संबंध में सुझाव दिया गया है। इसमें से जो कुछ पूर्व में जो फंक्शनल हैं और कुछ पर विचार किया जा रहा है। वैसे सुझाव बहुत अच्छे हैं और इन पर आगामी जो पर्यटन सीजन है इस पर अमल किया जाएगा। यदि इसके परिणाम ठीक रहे तो इसको स्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। ये मसूरी और खबर लालकुआं से है, जहां एक और नगर पंचायत पॉलिथीन पर पाबंदी को लेकर आम जनमानस को जागरूक कर रही है और इसी कड़ी में आज नगर पंचायत द्वारा लोगों को बैग बांटकर जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग पॉलिथीन का उपयोग ना करें और शहर को स्वच्छ रखें। नगर पंचायत की ईओ ने बताया कि पॉलिथीन को शहर मुक्त और प्रदूषण मुक्त के चलते लोगों को जागरूक कर बैग बांटे जा रहे हैं। वर्तमान में पूरे शहर में जो है पॉलीथीन उन्मूलन अभियान चल रहा है, जिसमें जो है लोगों को पॉलीथीन ना प्रयोग किए जाने के लिए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ना प्रयोग किए जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान के साथ साथ ही कई लोगों पर या विक्रेताओं पर कार्यवाही भी की गई है पॉलीथीन उन्मूलन के संबंध में। तो ये जो है नगर निकाय बोर्ड द्वारा जो एक तय किया गया कि जो है हम शहर में जागरूकता अभियान चलाएंगे और जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है जिसमें हमने एसएचजी ग्रुप्स को भी शामिल किया गया है। जो नगर पंचायत के एसएचजी ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के, उनके माध्यम से जो है कि कपड़े का बैग तैयार किया गया है। इसमें वर्तमान में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 भी चल रहा है। तो साथ ही इसके माध्यम से लोगों को एक जागरूक किया जा रहा है कि आप कपड़े का बैग का यूज़ करें, पॉलीथीन का प्रयोग। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एनजीटी की ओर से प्लास्टिक की कैन और सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके हर की पौड़ी पर धड़ल्ले से प्लास्टिक कैन बेची जा रही है और बाहर से आने वाले यात्री भी इन प्लास्टिक कैनों में गंगा जल भरकर लेकर जाते हैं। हालांकि अब नगर निगम ने प्लास्टिक कैन का विकल्प तैयार करने को लेकर योजना बनाई है। हालांकि समय समय पर अधिकारियों की टीम प्लास्टिक कैन और प्लास्टिक चटाई बेचने वालों पर चालान की कार्रवाई करते हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। कि महिलाओं को एक तो रोज़गार मिल रहा है इससे, दूसरा ये जो प्लास्टिक और जो कैनी है इसके बदले में ये जो जूट की बॉटल्स हैं और बैम्बू की बॉटल्स हैं या स्टील बॉटल है, इन सब चीज़ों को जो लगाना चाह रहे हैं हर की बॉडी पे, ये सर की एक बहुत बड़ी पहल है। इससे इन सब महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और अच्छा ये लोग कुछ कर पाएंगे। अब हमारे सर ने जैसे कहा है
कि जो लोग पहले प्लास्टिक बिछाकर आकर यात्री बैठा करते थे, उसके बदले हाथ से बनी हुई दरियाँ बनाई जा रही हैं, चटाई बनाई जा रही है महिलाओं द्वारा। उसको ये लोग रेंट पर भी देंगी और सेल भी कर सकती है। इससे ये जो प्लास्टिक बिछाकर जो बैठते हैं लोग, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और कपड़े की बनी हुई, हाथ की बनी हुई, जूट की बनी हुई ये दरी और चद्दरें ये लोग बिछाएंगे। देखिए, प्लास्टिक मुक्त होनी चाहिए कि गंगा जल की जो कैनी है प्लास्टिक की है, लेकिन अभी तक कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हमारे को बेचनी थी। यात्री के लिए भी था कि कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और अगर ये ऑप्शन आए हैं जो भी कांच की और बांस की, जो गंगा जली स्टील की देंगे तो बहुत बेहतर है हमारे लिए। जब प्लास्टिक की होगी नहीं तो हम बेचेंगे भी। देखिए, देखने में आया था कि काफ़ी बहुतायत मात्रा में वहाँ पर केन की बिक्री की जाती थी और बैठने के लिए प्लास्टिक की बिक्री की जाती थी, जिससे कि गंगा जी का वो जो जल था वो प्रदूषित हो रहा था। तो उसी के तहत हम लोगों ने एक जो हमारी लोकल एसएचजीज हैं, जो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं की, उनको हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करवाया है और उनके थ्रू हम लोगों ने जूट की और ग्लासेस की और अपना बैम्बू की बॉटल्स बनाई हैं। उसके अलावा इनकी तरह सेल्फ मेड चटाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई, जिसके नमूने आज हम लोगों ने लिए हैं और जिलाधिकारी महोदय को इसको दिखाने के पश्चात इनको हम लोग स्थान लोकेट करेंगे, जिससे भी ये लोग वहाँ पर इसको हमारे आमजन जो भी हमारे यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको दे सकें। क्या हम लोगों ने ये सोचा है कि जो हमारे मुख्य हमारे जो घाट हैं, जैसे कि अपना मालवी द्वीप है, अपना सुभाष घाट है, अपना रोडीबीर वाला घाट है, सती द्वीप है, यहाँ पर हम लोगों ने इनको 8-9 स्टॉल्स हम लोग लगाएंगे, जिसके थ्रू इनको हम लोग सेल आउट, जो बॉटल है तो हम सेल आउट करेंगे और चढ़ाइयाँ जो है हम लोग रेंट पे देंगे। तो उससे महिलाओं को भी अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, क्योंकि काफ़ी आने वाला में सीजन भी हमारा स्टार्ट हो रहा है और कावड़ भी आने वाला है, तो महिलाओं को भी, हमारी जो लोकल की जो महिलाएं उनको भी काफ़ी रोजगार प्राप्त होगा। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नगर पंचायत सभागार में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें मानसून सत्र से पहले गौला नदी के टूटे तटबंधों को बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भू कटाव को लेकर क्या कार्यवाही अभी तक की गई है उसकी समीक्षा की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के द्वारा आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर वन विभाग को तारबाड़ करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, बैठक मुख्य रूप से जन समस्याओं को लेकर है और क्योंकि अब आगामी मानसून सत्र सीजन हमारे सामने है, बरसात का सीजन सामने है, तो उसमें मेरी विधानसभा में बिंदुखत्ता क्षेत्र हो, चाहे चुरगलिया क्षेत्र हो, चाहे गोलापार का क्षेत्र हो, सब जगह जो है नदियों से लगे हुए क्षेत्र हैं। तो इनमें मुख्य रूप से भू कटाव की समस्या और इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो उसकी तैयारी के लिए और उसमें अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में जो है जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वो चाहे बिंदुखत्ता में इंदिरा नगर और रावत नगर क्षेत्र में हो रहा हो कटाव हो, चाहे चुरगलिया के में ट्रेंच वियर और जो भीड़ा वहाँ पर है, जिसको भीड़ा पहाड़ कहते हैं, उसमें हो रहा कटाव, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो बरसात का सीजन शुरू होने वाला हो, उसमें लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।